यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने जा रहा हूं। नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी का 20 लाख करोड़ वाला धमाका। जीएसटी मेला कैसे करेगा बड़ा खेला, आज आपको दिखाऊंगा। पीएम मोदी मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम रेखा, जेपी नड्डा सब शॉपिंग करने निकल गए। भाई इंडी के अरमानों की सेल लगी है कि आज इस पर भी बात होगी। जीएसटी रेट तो घटे, लेकिन क्या लोगों तक फायदा पहुंचा है? मार्केट से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा जो आपकी पैसे बचाएगी। जीएसटी से पब्लिक बम बम, इंडी वाले फुल फायर क्यों रखें भाई? जीएसटी रिफॉर्म पर कंप्लीट चैप्टर सबसे पहले खोलूंगा। और इसके बाद एशिया कप में इंडिया से दूसरी बार हारे पाकिस्तान की छिछोरी हरकतों ने उसे दुनिया में कैसे बेइज्जत कराया, आज आपको दिखाऊंगा। शुभमन अभिषेक धोते रहे, पाकिस्तानी क्रिकेटर रोते रहे, लेकिन फिर भी कौन सी शर्मनाक हरकत कर दी, आज उसका चैप्टर खोलूंगा। बैट को बंदूक बनाते पाकिस्तानी क्रिकेटर, उधर मुनीर ने अपने ही देश में मासूम बच्चों पर बम क्यों गिरवा दिया। साथ ही नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी किस 524 साल पुराने शक्तिपीठ पहुंचे। वैष्णो देवी में आज क्या गजब माहौल बना है, आपको दिखाऊंगा। माता का वो मंदिर जहां मुस्लिम परिवार पुजारी, वो मंदिर जहां पति पत्नी साथ दर्शन नहीं कर सकते, क्या है कहानियां आज आपके लिए लेकर आया हूं। नवरात्र पर मां की भक्ति में डूबे भक्तों के गजब रंग और मां के कमाल का सबसे जोरदार चैप्टर भी खोलूंगा। और आखिर में आपको यह भी दिखाऊंगा, आज से हम एक नया सेगमेंट लेकर आए हैं कि सोचा है कभी ऐसे सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दें, जिसमें आज आपको बताऊंगा कि अगर हम धूप में जाते हैं तो शरीर काला पड़ जाता है, बाल सफेद कैसे हो जाता है धूप में, सोचा है कभी? इसका जवाब आज आपको देंगे आखिर में, लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। जातीय भेदभाव रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में अब एफआईआर में आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी। गिरफ्तारी और सर्च वारंट में भी जाति का जिक्र नहीं होगा। इसके अलावा अब जाति आधारित रैलियां आयोजित करने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि अगर किसी मामले में कानूनी तौर पर जाति बताना जरूरी है तो वहां इस नियम पर छूट रहेगी। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस विमान हादसे को सिर्फ पायलट की गलती कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने उन रिपोर्ट्स पर भी आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया था कि पायलट्स ने जानबूझकर फ्यूल सप्लाई बंद कर दी। कोर्ट ने प्लेन क्रैश की स्वतंत्र जांच की मांग पर केंद्र सरकार और डीजीसीए से जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। डल झील के पास पासपोर्ट ऑफिस के बाहर संदिग्ध मिले विस्फोटक को समय रहते डिफ्यूज कर दिया गया। विस्फोटक मिलने के बाद एहतियात के तौर पर पासपोर्ट ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव को रद्द करने वाली याचिका पर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिया कि वो चुनाव और मतगणना के दौरान इस्तेमाल ईवीएम, उसके पेपर ट्रेल और उससे जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित जगह पर रखें। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। 200 करोड़ की ठगी के मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को बड़ा झटका लगा है। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े ठगी के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन की याचिका खारिज कर दी है। जैकलीन ने सुकेश से महंगे गिफ्ट मिलने के आरोपों पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गुजरात के पोरबंदर में समुद्री तट पर खड़े कार्गो शिप में अचानक आग लगने से सैकड़ों टन अनाज जलकर राख हो गया। अनाज से लदे इस कार्गो शिप को सोमालिया के लिए रवाना होना था। जहाज में 950 टन चावल और 100 टन चीनी रखी हुई थी। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी का 20 लाख करोड़ वाला धमाका। जीएसटी मेला कैसे करेगा बड़ा खेला। पीएम मोदी मंदिर में, सीएम योगी, रेखा, नड्डा जी सब शॉपिंग करने निकल गए। भाई इंडी के अरमानों की सेल लगी है क्या? जीएसटी रेट तो घटे, लेकिन क्या लोगों तक पहुंच रहा है फायदा? मार्केट से सबसे सॉलिड ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके पैसे बचाएगी। और जीएसटी से पब्लिक बम बम, इंडी वाले क्यों फुल फायर हो रखे हैं? जीएसटी रिफॉर्म पर कंप्लीट चैप्टर सबसे पहले खोलते हैं।
अभी महीने भर पहले तक कुछ लोग कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी तो डेड हो गई है, इसके बाद ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो यही लोग कहने लगे कि अब तो सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया बॉस। लेकिन एक वो दिन था और आज का दिन है एक। उस दिन भी हमने आपसे कहा था कि बॉस डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था वो गणेश चतुर्थी के दिन लगाया था, और गणेश जी विघ्न हरता है, सारे विघ्न दूर कर देंगे। ये भाई को समझ ही में नहीं आ रहा था, और हुआ भी भाई, ट्रंप को दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही पड़ा। ट्रेड डील पर फिर से भारत से बातचीत करनी ही पड़ी। धीरे धीरे वो मामला ट्रैक पर आता दिखने लगा है, और आज से नवरात्र शुरू हुए और पहले ही दिन भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त शक्ति मिल गई। आज शक्ति की पूजा शुरू हुई और देश को नई शक्ति मिली है। नरेंद्र मोदी जीएसटी में जो रिफॉर्म लेकर आए हैं वो आज से लागू हो गए। मां के आशीर्वाद के साथ नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का शुभ काम शुरू किया है। नरेंद्र मोदी खुद भी माता के बड़े भक्त हैं। साल में 2 बार नवरात्र आते हैं और दोनों नवरात्र में पूरे 9 दिन व्रत रखते हुए नरेंद्र मोदी को 50-55 साल हो चुके। खास बात यह है कि इस बार नवरात्र पर जिस नए काम की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की उसे माता के आशीर्वाद के साथ ही शुरू किया। नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में थे, वहां माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर रहे थे, उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे, और इधर देश माता के आशीर्वाद के साथ जीएसटी रिफॉर्म के नए युग में प्रवेश कर रहा था। नरेंद्र मोदी के जीएसटी रिफॉर्म से आज देश में क्या क्या बदल गया, कैसे नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ टैक्स में सुधार करके गरीब, आम आदमी और मिडिल क्लास की हर तरफ से बचत के लिए रास्ता खोल दिया, बल्कि स्वदेशी का नया नारा देकर एक मिशन लॉन्च कर दिया है। सब आपको डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह भी आप समझ लीजिए कि आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ शॉपिंग मॉल में घुस गए। भाई शॉपिंग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, देख रहे हैं, देखो क्या क्या लिखा है, सबको बता रहे हैं। रेखा गुप्ता क्या कर रही है, नड्डा क्या कर रहे हैं, विपक्ष कैसे हंगामे के बीच जो है वो आज नवरात्र मना रहा है, सब आपको दिखाऊंगा। ये जीएसटी वाला रिफॉर्म अर्थव्यवस्था को कितनी शक्ति देगा वो भी पहले सुन लीजिए। देश की जीडीपी को 20 लाख करोड़ का बूस्ट मिल सकता है, कहा जा रहा है। इनकम टैक्स और जीएसटी टैक्स कम होने से 2.5 लाख करोड़ की बचत का अनुमान है। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में निवेशकों को 2030 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। एक और अनुमान के मुताबिक किराने का बिल 13% तक कम हो सकता है। टीवी, फ्रिज, एसी की खरीद पर करीब 10,000 से 12,500 की सेविंग हो सकती है। जीएसटी रेट कम होने के बाद देश में कैसा माहौल है, लोगों तक फायदा पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, सब आपको दिखाऊंगा। नवरात्र के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म लागू करके जबरदस्त धमाका किया। इधर जीएसटी के नए रेट लागू हो रहे थे, उधर नरेंद्र मोदी इस शुभ काम के लिए नवरात्र के पहले दिन माता का आशीर्वाद लेने त्रिपुरा पहुंच गए। पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर थे। त्रिपुरा में पीएम मोदी ने माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन किए। वहीं से जीएसटी रिफॉर्म के लागू होने पर पीएम मोदी ने क्या कहा, एक बार उसको सुनिए, फिर आपको दिखाता हूं कि मोदी के रिफॉर्म से इंडी वाले क्यों चिढ़े बैठे हैं और जीएसटी रेट कट से पब्लिक को कितना फायदा हो रहा है और इंडी वाले क्यों फायर। मैं आपको जीएसटी बचत उत्सव की फिर से एक बार बधाई दूंगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का भी बहुत बड़ा फायदा उन्हें ही मिलने वाला है। आपको अब हर महीने घर के बजट में बहुत राहत मिलने वाली है। किचन का सामान हो, बच्चों की पढ़ाई की चीजें हो, जूते कपड़े हो, अब ये और सस्ते हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म को आज से लागू किया, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी टीम ग्राउंड पे उतार दी। बॉस भाई ऐसे धीरे से लागू कर दिया, वो मकसद नहीं ना है, पूरा रिफॉर्म कर दिया है तो उससे इकोनॉमी को बूस्ट भी तो मिलना चाहिए। अब बूस्ट कैसे मिलेगा भाई, उन्होंने बड़े बड़े नेता उतार दिए कि आप जाइए शॉपिंग करने निकल जाइए, चेक कीजिए कि जीएसटी का रेट कट हुआ है कि नहीं हुआ, फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पब्लिक को। अब जब पब्लिक देख रही है कि अरे यार ये तो योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पे घूम रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो शॉपिंग करने के लिए निकली हुई है, प्रोडक्ट का दाम कितना हुआ ये लोग खुद पूछ रहे हैं, सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, पब्लिक में भी इंटरेस्ट आ गया कि अरे यार इसका मतलब जबरदस्त हुआ, तो एक बूस्ट मिलता है आपको भी कि चलिए हम भी शॉपिंग करते हैं। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ऐलान ही नहीं किया बल्कि सुनिश्चित करवाया कि आम लोगों को जीएसटी में कमी का पूरा फायदा मिले। जैसे आप देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आपने आखिरी बार कब ऐसे तस्वीर देखी है कि बाजार में शॉपिंग करने निकल गए, शोरूम में गए,
देख रहे हैं कि हाँ देखो ठीक से कम दाम हम कम किए हो कि नहीं जी, खाली हवा में, ऐसा तो नहीं है। सीएम योगी के साथ कई नेता भी थे। इस दौरान लगातार नारेबाजी हो रही थी। अब बधाई, वहां हार्पिक वार्पिक सब चेक कर रहे हैं कि पोछा ठीक से लगा कि नहीं। यहां विपक्ष के अरमानों को पोछ दिया इन लोगों ने ये जीएसटी रिफॉर्म करके, फिर बॉडी लोशन भी देख रहे हैं। तो वहां मोदी सरकार के नारे लगने लगे कि जीएसटी का दिया मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। सीएम योगी ने लोगों को जीएसटी कम होने के फायदे भी बताए और इससे संबंधित पोस्टर भी चिपका दिया। सुनिए एक बार जरा। हटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। 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 हटी जीएसटी मिला। इसी तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी दिल्ली के बाजारों में निकल गई, लोगों को जीएसटी कटौती के बारे में जागरूक किया। सीएम रेखा गुप्ता ने दुकानों और शोरूम के बाहर जीएसटी कम होने से संबंधित पोस्टर भी चिपका दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी एक शोरूम में पहुंचे। वहां पर सीएम मोहन यादव ने महिलाओं को जीएसटी कम होने से बचत के बारे में बताया। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने बचत उत्सव को एक मेगा इवेंट में बदल दिया, जिससे लोगों को जीएसटी कम होने का फायदा मिल सके और उनको भी लगे कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है, चला जाए शॉपिंग किया जाए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बाजारों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने शोरूम मालिकों और दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि आम जनता को जीएसटी कम होने का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसकी कोशिश कीजिए। टैक्स रिडक्शन किया है, उसका आप लाभ कंज्यूमर तक पहुंच सके, इसकी आप चिंता करें। अपने दुकान में सिर्फ स्वदेशी रखें जी, गर्व से कहें कि हमारे यहाँ स्वदेशी है। पहले के दौर में ऐसा होता था कि पब्लिक को राहत देने वाला कोई ऐलान अगर हो भी जाता था तो ये देखने वाला या सुनिश्चित करने वाला कोई होता ही नहीं था कि वाकई पब्लिक को दुकानदार फायदा दे भी रहा है या नहीं। ऐलान कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह तौर तरीके बदल दिए। नरेंद्र मोदी अब यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि टैक्स कम होने का लाभ घर घर तक पहुंचे, घर घर में बचत हो और फिर वो बचत जो है वो मार्केट में जो है वो खर्च के तौर पर आए कि भाई ये खरीद लेते हैं, वो कर लेते हैं, घर में चमकेगा, घर में खुशियां आएंगी, मार्केट बम बम सो अलग। लेकिन इंडी वाले फायर हो रखे हैं कि भाई मोदी ये सब क्यों कर रहे हैं। इंडी वाले तो नरेंद्र मोदी के जीएसटी रिफॉर्म से भयंकर चिड़े हुए हैं। जैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें राज्यों का पैसा गया है, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ एक आदमी ले रहा है, तो आप भी ले लीजिए भाई। स्वदेशी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को घेरा और कहा कि ट्रंप रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है, आप भी तो कुछ कीजिए। लोग अपने प्रधानमंत्री से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं। सुनिए एक बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये लोग क्या कह रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म को लेकर। फिर आपको बताऊंगा कि इंडी वाले तो फायर हैं, लेकिन मोदी के जीएसटी रिफॉर्म से पब्लिक कैसे बम बम है और कांग्रेस के जमाने में ये हुआ, अब ये हो रहा है, इसका भी सच बताऊंगा। तो फिर आपने जो टैक्स लगाया है संभवतः 30 जून 2017 मध्य रात्रि को घोषणा आपने की, दूसरी आजादी, 1 नेशन 1 टैक्स जो आप बोले थे, उसका क्या हुआ? तो 2017 से आज 2025 हो गया, 8 साल हो गए, अभी तक कि 1 नेशन 1 टैक्स नहीं हुआ। 5 से 2 स्लैब किए हो, उसमें भी लोगों को भला होने वाला नहीं है। ने उत्सव का कहा है कि उत्सव है, अब ये उत्सव है या मातम है ये तो बाद में पता चलेगा। क्योंकि पहले आपने जब ये जीएसटी लगाया था तो आपने बहुत शोर मचाया था और इसके फायदे गिनवाए थे और इसके फायदों का नतीजा हुआ कि 55 लाख करोड़ रुपया आपने वसूला पिछले 8 साल में। एमएसएमई में तबाह और बर्बाद हुआ। अब बिना सोचे समझे आपने एकदम कर दिया। आपने फिनिश गुड के ऊपर 5% जीएसटी लगाया, आपने रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत सारी चीजों के 18% जीएसटी है, तो वो जो 13% का गैप है वो कौन भरेगा? 2017 में लगा, करीब 8 साल तक इसको देश के ऊपर थोपा गया। अब इसको अगर हटाया भी जा रहा है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये बात माननी चाहिए कि हमारी गलती थी, हमें उस वक्त इकोनॉमी की समझ नहीं थी और आज जो है हमको ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि उस वक्त जब ये किया गया था, इसको देश की नई आज़ादी बताया गया था। रात को 12 बजे तक पार्लियामेंट चली थी और रात को आधी रात को जो है डिक्लेयर किया गया था। तो
आज देश के सामने कम से कम सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। पूरे इंडी गठबंधन को आग लगी हुई, आज काहे घटा दिए, 2017 में काहे नहीं घटाए। ये वो लोग कह रहे हैं जो इनके हिसाब से, मतलब उनके खुद के हिसाब से बहुत कम टैक्स लेते थे, देश एकदम बम बम हो रखा था, महंगाई कंट्रोल थी। नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन टैक्स करके देश का 55 लाख करोड़ रुपया वसूल लिया। अरे बॉस, पहली बात तो कि आपके समय ज्यादा टैक्स लगता था, दूसरी बात कि अगर इतना कम टैक्स लेते थे तो महंगाई डबल डिजिट में कैसे जाती थी, यहां ज्यादा टैक्स लेके भी महंगाई कंट्रोल में है। और तीसरी बड़ी बात कि जीएसटी रिफॉर्म लाकर 2017 में पहले वन नेशन वन टैक्स, यानी जो टैक्स इधर उधर बहा जा रहा था, उसकी चोरी हो रही थी, उसको रोका गया, एक जगह इकट्ठा किया गया, जीएसटी कलेक्शन बढ़ने लगा, देश में उस पैसे से विकास होने लगा। अब जाके वो चीजें बेहतर हुई हैं तो उसको और स्लैब को कम किया गया, जब लगा कि हां किया जा सकता है। जीएसटी को लेकर विपक्ष हंगामा मचा रहा है, लेकिन पब्लिक को सीधा फायदा दिख रहा है। पब्लिक बम बम है, चाहे कार खरीदने वाले हों या बाइक खरीदने वाले हों। जीएसटी कम होने से गाड़ियों की कीमत में भारी कमी आई। कार कंपनियों ने गाड़ियों की कीमत में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सीधा कम कर दिया, जिससे कार खरीदारों में काफी उत्साह है। मुंबई के कार शोरूम से एक रिपोर्ट देखिए। कई सारे लोग जिनका सपना था गाड़ियां खरीदने का, लोग इंतजार कर रहे थे कि कब जीएसटी के नए स्लैब जो हैं वो लागू हो जाएंगे। उसके बाद से लोगों ने जो है खरीदने की अपनी तैयारी की थी। मोदी जी ने हमें दिवाली पहले ही दे दिया, एडवांस में महीने भर पहले दे दी है, जिसके लिए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे तो बिल्कुल बढ़ेगा, थैंक्स टू मोदी जी कि अभी जो गाड़ियां हम 1-1 लाख रुपए से सस्ती हो गई हैं। तो 100% आज आम आदमी की बात करें तो आम आदमी काफी राहत पाएगा गाड़ियों को लेके, क्योंकि 1-1.5 लाख मिनिमम प्राइस कम हुई है। कई सारे जो कस्टमर्स हैं वो अब यहाँ पर आ गए हैं, गाड़ियां देखने के लिए आ गए हैं। अब तक जिन लोगों ने अपने प्लान्स को होल्ड पे रखा था, अब इसे एग्जीक्यूट करने आ गए हैं। हाँ सर, अभी तो सस्ती हो गई है गाड़ी, बहुत जीएसटी में फर्क पड़ा है तो उसकी वजह से सस्ती हो गई है गाड़ी। 22 तारीख का सब लोग इंतजार कर रहे थे और आज आप देख पाएंगे मतलब बहुत डिलीवरीज वगैरह के लिए शेड्यूल है गाड़ियां। पब्लिक नहीं कर रही है कि अभी कैसे कर दिए तभी नहीं किए, पब्लिक को सब समझ में आता है। लेकिन इंडी गठबंधन को पता नहीं क्या दिक्कत है, देश में कुछ अच्छा होगा ये लोग जो है तुरंत ये मोदी को घेरने, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए निकल जाते हैं। उसी में पब्लिक नाराज हो जाती है, अरे यार देश में अच्छा हो रहा दिख नहीं रहा। इसी तरह से 2 पहिया गाड़ियों की कीमत में भी काफी कमी आई। जीएसटी कम होने से 2 पहिया गाड़ियों की कीमत में 10 से 15 हजार रुपए तक की कमी देखने को मिल रही। लखनऊ में तो बाइक और स्कूटी खरीदने वाले इसे पीएम मोदी की तरफ से दिवाली गिफ्ट कह रहे हैं। भाई देखिए एक बार बाइकर्स और स्कूटर खरीदने वाले क्या कह रहे हैं। जीएसटी की दरों में बदलाव ग्राहकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बाइक कार के शोरूम में भीड़ लगी हुई है। नवरात्रा का पहला दिन है, लोगों की कोशिश होती है कि शुभ दिन गाड़ियां खरीदें और वही होता हुआ लखनऊ में नजर आ रहा है। जीएसटी कम होने से हमें फायदा हुआ, लगभग 10-12 हजार का फायदा हुआ। 10-12 हजार का। एक्टिवा में जो है 8 से 9 हजार रुपए है, एसपी में भी जो है 8 से 9 हजार 10 हजार रुपए तक कम हुआ है। बाकी एसपी 160 और हॉर्नेट में 12 से 14 हजार रुपए तक कम हुए हैं, जो बड़े मॉडल्स हैं। तो जो उपहार दिया है 15 मंत्री जी ने ऑनरों को दिया है, जो फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीद रहे, नई गाड़ी खरीद रहे, ये उनके लिए उपहार है। पूरा बड़ी बात है, वाली ऑफर है, बहुत बड़ी बात है। सेल में काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी तक हम लोग आज मॉर्निंग से करीब 15+ व्हीकल्स कर चुके हैं और आज 200+ करेंगे यहाँ से। यानी सेल में अभी से इजाफा शुरू हो गया है। पब्लिक भी एक्साइटेड थी कि 22 तारीख आए, नवरात्र शुरू हो, बुकिंग शुरू की जाए। लेकिन इससे पहले कि आज आपको एक पूरी डिटेल रिपोर्ट दिखाऊं, कांग्रेस राज में क्या था, अभी क्या है और अभी और कितना आपको फायदा होगा, एक जरूरी बात भी आपको बतानी है। आज से हम पाठशाला में एक नया और स्पेशल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये स्पेशल चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, परिवार की नॉलेज बढ़ाने वाला होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास कई घटनाएं, कई चीजें होती हैं, लेकिन ध्यान नहीं जाता, कभी हम सोचते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसे सोचते नहीं कि इस घटना के पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है। छोटी छोटी बारीक बातें होती, लेकिन आपको सोचने पर ये बातें मजबूर कर देंगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। और इसलिए हमने इस चैप्टर का नाम दिया है सोचा है कभी। आज आपको दिखाएंगे सोचा है कभी में कि धूप में निकलने पर अगर आपका रंग काला पड़ जाता है, लेकिन उसी धूप में बाल सफेद क्यों हो जाते हैं। आपने सोचा है कभी? इसका जवाब दूंगा एक आखिर में। लेकिन अब फिलहाल चैप्टर पे लौटते हैं। फिलहाल जीएसटी रिफॉर्म का चैप्टर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जनता तो गदगद दिख रही है, लेकिन इंडी वाले परेशान हैं। जीएसटी के फैसले पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 8 सालों में जो वसूली जीएसटी के नाम पे की है, वो कुल राशि यूपी बीजेपी सरकार के महाकुंभ मॉडल की तरह पुलिस द्वारा घर पर कैश पहुंचाई जाएगी क्या, या बीमा के अगले प्रीमियम में एडजस्ट किया जाएगा।
या डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से खातों में सीधे वापस आ जाएगी, या बीजेपी के वादे का जो 15 लाख बचा है उसमें से घटाई जाएगी, या होली दिवाली के बहुत दिनों से लंबित पड़े सिलेंडरों के आश्वासन के साथ 2 किश्तों में दे दी जाएगी। विपक्ष ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की तो पीएम मोदी ने भी तगड़ा जवाब दिया। पीएम मोदी ने यूपीए के वक्त वसूले जाने वाले टैक्स की फाइल खोल दी। पीएम मोदी ने बताया कि साल 2014 से पहले क्या हालत थी, कैसे उनकी सरकार में लोगों को राहत मिली। सुनिए एक बार पीएम को, फिर मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। आप साल 2014 के पहले के दिन याद करिए, कितनी सारी परेशानियां थी। महंगाई आसमान छू रही थी, चारों तरफ महा घोटाले हो रहे थे, और तब की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाती ही जा रही थी। उस समय साल में 2 लाख रुपए कमाने पर भी इनकम टैक्स लग जाता था। ये मैं 11 साल पहले की बात कर रहा हूं। 2 लाख रुपया अगर कमाया आपने तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था। जीएसटी पर सवाल उठाने वाले इंडी गठबंधन को यह भी देखना चाहिए कि जब यूपीए का जमाना था तो उनके राज्य में रोजमर्रा की चीजें कितनी महंगी हुआ करती थी। अब आपको उसके बारे में बताता हूं। जैसे अगर आप सामान देखें और तब से अभी को अगर आप कंपेयर करें कि कांग्रेस में कांग्रेस राज और अभी मोदी राज, इसमें अगर आप दोनों के प्राइस को कंपेयर करें, और इसमें आपको प्रोडक्ट बताता हूं, इसमें आपको टैक्स बता रहा हूं, कांग्रेस राज में टैक्स, मोदी राज में टैक्स, ठीक है। तो जैसे अगर आप टूथपेस्ट देखिएगा, जो लोग आज कह रहे हैं कि अरे इतना पैसा, कांग्रेस राज में टूथपेस्ट पे 27% टैक्स लगता था, 27%। आज की डेट में वो 5% है बॉस। अपने जमाने में नहीं सूझ रहा था कि टूथपेस्ट सस्ता कर दें। हेयर ऑयल, अब मान लीजिए आज की डेट में ये लोग सोचते होंगे कि नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहे, दिमाग में एकदम गजगज हो जाता होगा। तेल लगाने से चंपी से आसानी होती होगी, थोड़ा राहत मिलेगी। कांग्रेस राज में 27% था तेल पे टैक्स। आज की डेट में नरेंद्र मोदी ने 5% कर दिया कि लगाओ तेल भर भर के लगाओ। साबुन, खाली पॉलिटिक्स में धुलाई थोड़ी होती है, रोजमर्रा में भी तो शरीर धोना पड़ता है, साबुन लगता है। कांग्रेस राज में 27% टैक्स था बहुत, साबुन पे 27%। मोदी राज में घट के हो गया 5%। अब यही सब सुन के आपका दिमाग एकदम गर्म हो रहा होगा कि बहुत सी लोग किस मुंह से बात करते हैं, तो ठंडा कैसे कीजिएगा, तो एसी चलाना पड़ेगा। एसी चलाइएगा तो कांग्रेस राज में 31% टैक्स देना पड़ता था, आज की डेट में घट के 18% टैक्स हो गया। चलाओ एसी। ये सब सुन के पेट अगर मान लीजिए आपका भर गया कि भाई अब कुछ नहीं, अब घर में नहीं बनाएंगे, अब जाएंगे बाहर खाएंगे, तो रेस्टोरेंट में कितना टैक्स लगता था भाई? पहले रेस्टोरेंट में पहले 21% टैक्स लगता था खाने में, अब लगता है 5%। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए कह रहे हैं, पब्लिक से कह रहे हैं कि तुम बाहर जाके खाओ ना यार, 5% टैक्स दो। पुराने जमाने में खुद खा जाते थे, दूसरे को खाने पे टैक्स लगाते थे, ऐसी भी सरकारें थी। अच्छा आप देखिए, इतना टैक्स देख के तो किसी का भी मुंह कड़वा हो जाए, लेकिन उस जमाने में चॉकलेट खाना मुश्किल था। कांग्रेस के जमाने में 28% चॉकलेट पे टैक्स, आज की डेट में घट के हो गया 5%। अब बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि 2017 में ऐसा किए, 2025 में ऐसा किए, वैसा किए, आप क्यों नहीं किए थे बॉस? ये जो आप वसूल रहे थे, आप कर देते अगर आपको पता था कि ये इतना आसान है। इसके अलावा भी कई चीजें जिस पर कांग्रेस के राज में ज्यादा टैक्स लगता था, और उस वक्त महंगाई अलग डबल डिजिट में रहती थी। आज महंगाई भी कंट्रोल में है और चीजों पर टैक्स भी कम है। जैसे सीमेंट पर पहले 29% टैक्स लगता था, अब 18% जीएसटी लगी। सिलाई मशीन पर पहले 16% टैक्स था, अब 5% है। 7,500 रुपए तक के होटल के कमरे पर पहले 19% टैक्स था, अब 5%। साइकिल पर 22% टैक्स वसूला जाता था, अब 5%। बताइए, अखिलेश यादव की पार्टी का सिंबल है साइकिल, यूपीए सरकार में हिस्सा थे, लेकिन साइकिल पर टैक्स नहीं घटवा पाए। आज पूछ रहे हैं ये वो 5% टैक्स है आज की डेट में साइकिल पे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक पर जो औसत टैक्स 31% का था, आज की डेट में घट के 18%। कांग्रेस के राज में देश कैसे टैक्स के जंजाल में फंसा हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया।
उन्होंने कहानी बताई कि कैसे एक कंपनी को बेंगलुरु से हैदराबाद सामान भेजने के लिए पहले उस सामान को यूरोप भेजना पड़ता था, फिर यूरोप से हैदराबाद जाता था। सुनिए कांग्रेस राज में टैक्स सिस्टम पर पीएम मोदी ने कल क्या कहा था। जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजे और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजे। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने जो रिफॉर्म किया है वो आम आदमी के लिए कैसे बड़ी राहत लेकर आया है वो भी आपको दिखाता हूं। जीएसटी घटने से दवाओं की कीमतें भी कम हुई। दवाएं सस्ती होने से पब्लिक को कैसे राहत मिली, जरा उस पर भी एक रिपोर्ट देखिए। टेल्मा जो दवाई है, अक्सर जो बीपी के पेशेंट होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके रेट में भी अब कमी देखी जाएगी। और सबसे जरूरी आप देखिए, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो मेटफॉर्मिन, मतलब हर घर में ये इन तरह की दवाइयां आपको मिल जाएगी देखने। अब ये 113 रुपए की तो 106 रुपए की मिलेगी। ये 194 की थी 181 की मिलेगी। इसमें ज्यादा फर्क आया, ये 192 की थी 170 की मिलेगी। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 375 की थी 351 की मिलेगी। पहले भी एंटी कैंसर एक्सपेंसिव होती तो 5% काफी बड़ा अमाउंट दिखता है फर्क। आपको लगता है आम आदमी के जेब पे ये रोजाना जो इस्तेमाल की दवाइयां होती हैं जनरल मेडिसिन पे फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि 6% और 11% काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसी तरह से भोपाल में भी लोग जीएसटी घटने से काफी खुश थे। लोगों का कहना था कि रोजमर्रा की चीजें और दवाओं की कीमत कम होनी चाहिए। पीएम मोदी के इस फैसले से घर के मंथली बजट में काफी बचत होगी। भोपाल के लोगों को भी सुनिए। 18% थी 5% हो जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा कि बहुत फर्क पड़ेगा। आम पब्लिक को बहुत फायदा है इससे। जीएसटी का बहुत फर्क है। रेट जहाँ पहले 20% था, कहीं 5% हुआ, कहीं 28% था तो 12% हुआ। खाने पीने की चीजें सस्ती होनी चाहिए, दवाई गोली सस्ती होनी चाहिए। बाकी आप बढ़ाओ जो बढ़ाना है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जो जीएसटी दरें कम हुई है काफी अच्छी हुई है इसमें। ये तो बहुत अच्छी बात है, जीवन रक्षक दवाइयों पे कम हुआ है। लेकिन अब आगे क्या माहौल बनेगा वो देखना पड़ेगा। अभी तो आज से स्टार्ट हुआ है, अब हमें कितना क्या कम में आता है वहाँ से। किचन के बजट पर क्या फर्क पड़ेगा? काफी बढ़ जाएगा। जो रोजमर्रा की चीज है वो सस्ती ही हुई है। बाकी जो चीजें रोजमर्रा की नहीं है, गुटखे पान मसाले, इन पे रेट बड़े हैं। जीएसटी रेट कम होने से आपका ग्रोसरी बिल, मेडिकल बिल, स्टेशनरी बिल, ये सब कम होने वाला है। एक मिडिल क्लास को हर महीने कितने का फायदा होगा उसका एक अनुमान अगर लगाएं तो जैसे ग्रोसरी और टॉयलेटरीज के 5,000 रुपए के बिल पर हर महीने करीब 500 रुपए की बचत सुनिश्चित है। ग्रोसरीज पर 8 से 10,000 रुपए खर्च करने वाले परिवार को 800 से 1,000 रुपए की बचत हो सकती है। इसी तरह 30,000 के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर सीधे सीधे सालाना 5400 रुपए की बचत होगी। 2500 रुपए तक के जूते, चप्पल और कपड़े 5% टैक्स के दायरे में आएंगे, यानी मिडिल क्लास का कपड़े और फुटवेयर का बिल सस्ता हो जाएगा। आपके बच्चों की 1,000 रुपए की स्कूल किट, जिसमें नोटबुक, पेंसिल, कलर और बाकी आइटम्स आते हैं, उस पर सीधे 150 रुपए बचेंगे। यानी मोटा मोटी सब मिलाइएगा, दवाई, बच्चों के स्कूल का स्टेशनरी, बाहर कुछ शॉपिंग करने गए, बाहर कुछ खाने गए, सब चीज में धीरे धीरे कुछ ना कुछ पैसा बचने लगेगा। और बड़ा शॉपिंग कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, स्कूटर खरीद रहे हैं, सब में फायदा होगा। यानी कुल मिलाकर जीएसटी घटने का असर हर चीज पर पड़ रहा है। घरेलू सामान, ग्रोसरी, राशन, कपड़े, हर चीज की कीमत पर फर्क पड़ा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोग क्या कह रहे हैं, जरा आपको वो भी सुनाता हूं, फिर बताता हूं कि इसका इंपैक्ट जीडीपी पर कितना पड़ेगा।
ये पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो अभी तक तो हमने देखा कि दाम बढ़ने का ही ट्रेंड रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दाम घटने का नया ट्रेंड। ये आपके सांसद भी हैं? हाँ, बिल्कुल सांसद भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। वी आर प्राउड। हाँ, की वजह से हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम लोग के लिए सब जो सुविधाएं हैं, मतलब जीएसटी जो कम हो गया है, तो वी आर वेरी थैंकफुल। कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि किसी सामान के दाम में 2 से 3 रुपए की कटौती से क्या बदल जाएगा, लाखों के सामान में कुछ हजार कम होने से क्या हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यह समझना होगा कि जीएसटी रिफॉर्म कितना बड़ा स्टेप है। दरअसल जीएसटी रेट के कट होने से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के रेट 8 से 10% कम हो जाएंगे। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें कॉस्मेटिक, फूड्स, बेवरेजेस जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं और इस कैटेगरी की करीब सभी आइटम्स पर जीएसटी की भारी कटौती हुई। इन्हीं प्रोडक्ट्स की हमारे परिवारों में सबसे ज्यादा खपत होती है। हाउस होल्ड कंजम्पशन देश की जीडीपी का 60% है। जीडीपी के इतने बड़े हिस्से में दाम कम होने से इससे जुड़े सभी सेक्टर में तेजी आएगी। ये इकोनॉमी के लिए मेगा बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि इस कदम से देश की जीडीपी को 20 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। सुनिए एक बार। अभी हमारी जीडीपी 330 लाख करोड़ की जीडीपी है। इसमें 202 लाख करोड़ 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन इससे पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 23-24 में 181 लाख करोड़ था। 181 से 202 हुआ, करीब 12% की ग्रोथ हुई पिछले 23-24 से लेके 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर में। अभी जो जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं, इससे इतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ होने वाली है कंजम्पशन में कि जीडीपी में कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। इतना बड़ा ये रिफॉर्म है। यानी जीडीपी बम बम होगी। जो ऑलरेडी रॉकेट बनी हुई है विकास की रफ्तार, वो और तेजी से भागेगी, ये सुनिश्चित होने वाला है। और इसीलिए आप देखिए, दुनिया को समझ में आ रहा भारत के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। एक तरफ पीएम मोदी स्वदेशी का नारा भी दे रहे हैं, जीएसटी रिफॉर्म के बीच भी कह रहे हैं कि स्वदेशी खरीदो तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ ट्रंप के ट्रेड को लेकर भी बातचीत चल रही है और आज बड़ी खबर भी आ गई। विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान दोनों की मुलाकात हुई है और दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। यानी भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। यह भी एक बड़ी खबर आई। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताने जा रहा हूं कि एशिया कप में इंडिया से दूसरी बार हारे पाकिस्तान की छिछोरी हरकतों ने कैसे उसे दुनिया में बेइज्जत कराया। शुभमन अभिषेक धोते रहे, पाकिस्तानी क्रिकेटर रोते रहे, लेकिन फिर भी कर दी कौन सी शर्मनाक हरकत। बैट को बंदूक बनाते पाकिस्तानी क्रिकेटर। उधर मुनीर ने अपने ही देश में मासूम बच्चों पर बम क्यों गिरवा दिया, अब इसके बारे में आपको बता दूं। यह दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, लेकिन उसके खिलाड़ी भी आतंकियों से कम नहीं है बॉस। अब तो यह दुनिया ने देख लिया। पाकिस्तान का कल भारत के साथ एशिया कप में मैच था और ग्राउंड पर उसके खिलाड़ियों ने जो छिछोरी हरकतें की हैं, दो कौड़ी की हरकतें की हैं, उसने दुनिया में पाकिस्तान को बेइज्जत कराया। हालांकि इज्जत उसकी है नहीं, फिर भी जो थोड़ी बहुत आदमी इधर उधर से देखता है कि कुछ निकल आए पॉकेट में से इज्जत, वो भी कल जो है चिथड़े उड़ गए उसको। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा ने हाफ सेंचुरी क्या लगाई, बीच मैदान में बल्ले को बंदूक बनाकर हवा में फायरिंग करके जश्न मनाने लगा। बन जाते आतंकवादी, इतना शौक था फायरिंग करने का। तो साहिबजादा की देखा देखी पाकिस्तान का बॉलर हारिस रऊफ भी बाउंड्री पर खड़े होकर छिछोरी हरकतें करने लगा। भारत ने पाकिस्तान की छिछोरा लेदर पहले युद्ध के मैदान पर की, अब क्रिकेट के मैदान पर कर रहा है और इसी से पाकिस्तान के खिलाड़ी बौखलाए हुए और क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसा माहौल बना रहे हैं। वहां भी हार रहे हैं, मार खा रहे हैं। पाकिस्तान में ही पब्लिक कैसे आतंकी टीम की बखिया उधेड़ रही है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने वाले कैसे कैसे मीम्स बन रहे हैं, आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप ये देखिए कि इधर दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेटर ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई की खींच निकाल रहे हैं, उधर पाकिस्तान में असीम मुनीर ने अपने ही देश में बम गिराकर छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान ले ली। ऑपरेशन सिंदूर से खौफ खाए आतंकी अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के खौफ से पीओके छोड़कर कहां भाग रहे हैं, यह भी आज आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के नेता हो या वहां के क्रिकेटर, दोनों में एक चीज कॉमन है, मार खा के भी जश्न मनाना। पाकिस्तान को पहले भारत ने युद्ध के मैदान पे पीटा, दौड़ा दौड़ा के पीटा। अब क्रिकेट के मैदान पर इन लोगों की धुलाई हो रही है। पाकिस्तान की टीम भारत के सामने कहीं टिक नहीं पा रही।
और ऐसे में पाकिस्तान की टीम अपना असली रंग दिखाने लगी, क्योंकि अंदर से तो हैं छिछोरे। असली रंग इन्होंने आतंकवादियों वाला दिखा दिया। पाकिस्तान के एक बैट्समैन ने 50 रन क्या बना लिए, अचानक से आतंकवादी की तरह बिहेव करने लगा, बैट को बंदूक समझने लगा और बंदूक चलाने के अंदाज में जश्न मनाने लगा। मैच के बाद जब मैदान पर बंदूक चलाने के इशारे पर पाकिस्तान के इस खिलाड़ी साहिबजादा से सवाल पूछा गया तो बेशर्मी देखिए, कह रहा है कि मुझे परवाह नहीं लोग क्या सोचते हैं। ये पूरे पाकिस्तान का हाल है कि उनको परवाह नहीं कि दुनिया जो है उनको बेइज्जत करती है। ऊपर से बंदूक की बनाया भी तो उल्टा बनाया, नली अपने तरफ किया हुआ, आत्मघाती हमलावर बन गया है। खुद पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि साहिबजादा को क्रिकेट के मैदान पर गन चलाने का इशारा करने का आदेश खुद मुनीर ने दिया होगा, वैसे ही जैसे आतंकवादियों को पहलगाम अटैक करने का आदेश दिया था। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे क्रिकेटर्स के दिमाग में सिर्फ टेररिज्म भरा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार किस मुंह से कहेगी कि गलत हुआ है? उसके नेता खुद यही कर रहे हैं कि पहले मार खा रहे हैं फिर कर रहे हैं हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। साहिबजादा के गन फायरिंग सेलिब्रेशन पर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ। लोग पाकिस्तानी टीम पे फायर हो रखे हैं। लोग लिख रहे हैं कि यह क्रिकेट है या आतंकवाद का प्रचार है। आखिर साहिबजादा बल्ले को बंदूक की तरह पकड़कर क्या संदेश देना चाहता है? कई लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम में क्रिकेटर नहीं आतंकी भरे पड़े। सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारतीय टीम के हाथ न मिलाने पर हल्ला काटने वाला पीसीबी क्या अब साहिबजादा के खिलाफ एक्शन लेगा? सोशल मीडिया पर इसको लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई। कई फैंस साहिबजादा के एक्शन का मजाक भी उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि साहिबजादा आतंकवादी नहीं बल्कि आत्मघाती हमलावर है, क्योंकि जिस बल्ले को उसने बंदूक बनाया उसकी नाल खुद अपनी तरफ कर रखी है। लोगों का इशारा बैठ के हत्थे की तरफ था कि भाई ये तो हत्था पीछे है, तो बंदूक अपने पे चला रहे हो क्या, खुद को गोली मार रहे हो? मजे की बात देखिए कि जिस बल्ले को साहिबजादा ने बंदूक बनाया उसी ने बाद में उसे धोखा भी दे दिया और वो आउट हो गया। दरअसल 58 रन पर बॉल को हिट करने के दौरान फरहान के हाथ से बल्ला छूट गया, दूर जाके गिर गया और सूर्य कुमार ने उसका कैच पकड़ लिया। पाकिस्तान के आतंकी सोच सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर नहीं दिखी। पाकिस्तान के एक टीवी शो में एक पाकिस्तानी ने हार से बचने के लिए मैदान पर फायरिंग का सुझाव तक दे दिया। पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी हारिस रऊफ की करतूत भी देखी। ये वही है जिसको विराट कोहली ने छक्का मारा था और हमने मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया। मैच के दौरान रऊफ बाउंड्री पे खड़ा था। पीछे स्टैंड में लोग कोहली कोहली चिल्लाने लगे। भाई को कुछ समझ में तो आया नहीं क्या करूं, तो हाथ से प्लेन उड़ाने और फिर गिराने का इशारा कर रहा था, जिसका मतलब था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 6 राफेल गिराए थे, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान जानबूझकर उकसाने वाला व्यवहार कर रहा था। आप सोचिए, भारत ने इतना मारा पाकिस्तान को, लेकिन किसी क्रिकेटर को आपने देखा कि इस तरह की हरकत की हो? लेकिन ये देश ही ऐसा है बॉस, यहां लोग ही ऐसे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों से खेलना ही नहीं चाहिए था। क्या मिला खेल के? ये अभी हार रहे हैं तो ऐसी छिछोरी हरकत कर रहे हैं, जीत जाएंगे तो बाप रे बाप ये क्या ही करेंगे, आप सोचें कभी? लेकिन नहीं, खेल रहे हैं क्रिकेट। ये वही पाकिस्तानी क्रिकेटर है। जब भारतीय टीम ने इनसे हाथ नहीं मिलाया तो इनको बहुत बुरा लग गया था। कहने लगे थे कि भारतीय टीम तो खेल भावना के खिलाफ है, खुद खेल के मैदान में जंग का मैदान समझ के ये सब हरकत कर रहे हैं। भारतीय टीम ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। भारत के ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों का भूसा बना दिया। भारत ने लगातार दूसरी बार एशिया कप में पाकिस्तान को धूल चटाई। इसके बाद पाकिस्तान में मातम छा गया। पाकिस्तानी खुद कहने लगे कि भारत से खेलना छोड़ दो भाई, बहुत बेइज्जती होती है। यानी पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बेइज्जत कर रहे हैं खुद पाकिस्तानी। अंडे टमाटर मार रहे हैं उनके फोटो पर। वो शोएब अख्तर कह रहा है भाई कि फेंटा मारा है भारत ने। आज सोशल मीडिया पर हारिस रऊफ और साहिबजादा का जबरदस्त मजाक भी उड़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ अपने एक्शन से बता रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मिसाइलें कैसे आई और पाकिस्तान को फोड़ दिया। जिस तरह से मैच के दौरान भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के पेसर शाहीन शाह अफरीदी की धुनाई की, उसको भी ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर मीम्स बनाए जा रहे हैं। वो बॉल गया देखिए पीछे, अब जैसे भारत ने बम फोड़ा था वो बॉल जाके बम फट गया। एक और मीम देखिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ पूछ रहा है कि हम जीत गए थे, तुम क्यों हार गए? तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन कह रहा है कि हमारे वाला लाइव आता है सर, उसमें झूठ नहीं बोल पाए। अब एक और मीम दिखाता हूं। इसमें रऊफ को नूर खान एयरबेस और अभिषेक शर्मा को ब्रह्मोस बताया गया। यानी जिस तरह ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी फौज के अड्डे उड़ा दिए थे, वैसे ही अभिषेक शर्मा ने रऊफ की बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दी। एक और मीम देखिए, इसे ऑपरेशन सिंदूर का सार बताया जा रहा है। जैसे पाकिस्तान को पता भी नहीं चला और ब्रह्मोस ने नूर खान एयरबेस को उड़ा दिया, वैसे ही पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज की गिल्ली उड़ गई और उसे पता भी नहीं चला। ये देखिए HQ-9, वो चाइनीज नहीं था सिस्टम बताने वाला, रडार सिस्टम, वो उड़ा हुआ है बाहर।
एक और मीम चल रहा है जिसमें रऊफ की बॉलिंग उधेड़ने के बाद अभिषेक शर्मा उसे कह रहा है कि चल जा आटे की लाइन में लग, क्योंकि ये बड़ी इन दोनों के झगड़े के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कुछ गाली गलौच हुआ है, तो उसमें लोग मीम बना कर लगा रहे हैं कि अभिषेक शर्मा तो कह रहा था कि उधर जाओ आटे की लाइन में लगो, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग आटे की लाइन में ही लग के मारापीटी करते हैं। मैच के दौरान जब पाकिस्तानी बैटिंग कर रहे थे तब पाकिस्तान में बैठे एक्सपर्ट्स के मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन जब उनकी सारी हसरतें मिट्टी में मिल गईं तो कैसे पाकिस्तानियों के जज्बात बदल गए। मुझे तो कई बार लगता है कि कहीं वो जिन्ना ने जो है वो ये शर्त तो नहीं रखी थी कि भारत में जितने बेइज्जत होने के शौकीन लोग हैं वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे और हमको एक अलग देश बना के दे दो, हम वहीं रहेंगे, वहीं बेइज्जत होते रहेंगे। मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार ने भी पाकिस्तानी टीम का मजाक उड़ाया और कहा कि अब भारत पाक क्रिकेट मुकाबले को राइवलरी कहना बंद कर देना चाहिए। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि राइवलरी तब होती है जब दोनों टीमें 15-20 मैच खेलती हैं, एक टीम 8-7 से आगे होती है। 3-0, 10-1 के आंकड़े से पता चलता है कि अब ये राइवलरी नहीं रही है भाई। यानी सूर्य कुमार यादव कहना चाह रहे थे कि राइवलरी बराबर वालों में होती है, भारतीय टीम के आगे पाकिस्तानी टीम की कोई औकात ही नहीं है। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह भी उठता है कि क्या क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ हाथ न मिलाने से पाकिस्तान को सबक मिला? ऐसी भी क्या मजबूरी है कि बीसीसीआई पाकिस्तान से मैच का बॉयकॉट नहीं कर सकती? क्योंकि हाथ न मिलाने पर बवाल मचाने के बाद भी पाकिस्तानी टीम तो सुधरी नहीं, उल्टा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पहलगाम हमले का मजाक उड़ाया और अभी तक उन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इस उकसावे वाले बर्ताव के बाद भी क्या पाकिस्तान से खेलना जायज होगा? यह सवाल बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तान से आपने हाथ नहीं मिलाया, वो 2 कौड़ी का देश कहने लगा कि हम बाइकआउट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे। हाँ, फिर उसको याद दिलाया गया कि पैसा मिलता है तो दौड़ा दौड़ा आ गया, उसकी वही हैसियत थी, वो उसने कर दी। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, कहता नहीं खेलेंगे, खेल रहे हैं आप, हाथ नहीं मिला रहे हैं, अगले मैच में देखिए ये हो रहा है। और क्रिकेट है, खेल है, ऊपर नीचे हो सकता है, आप बहुत अच्छी टीम है लेकिन कोई उलट फेर हो गया, सोचिए ये लोग कैसा नंगा नाच करेंगे बॉस अगर ये लोग जीत गए तो। ऐसे 2 कौड़ी की टीम से क्यों खेलना है? ऐसी छिछोरी हरकत करने वाले से क्यों खेलना है? लेकिन खेल रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर मैदान पर बैट को बंदूक बनाकर अपनी उस फौज का महिमा मंडन कर रहे थे जो फौज अपने ही नागरिकों का कत्लेआम करने के लिए बदनाम। और अब एक बार फिर असीम मुनीर की फौज ने मासूम पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया। पाकिस्तानी फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में सोमवार की रात एक गांव पर एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने चाइनीज फाइटर जेट JF-17 से 8 बम अपने ही एक गांव पर गिरा दिए। लोगों ने बताया कि रात में गांव में लोग जब सो रहे थे तब यह हमला हुआ और बम सीधे लोगों के घरों पर गिरा और आधे से ज्यादा गांव तबाह हो गया। पाकिस्तानी फौज ने बम गिराकर 30 से ज्यादा निर्दोष पाकिस्तानियों की जान ले ली। इस हमले में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे मरे। आप इस वीडियो में उन छोटे छोटे बच्चों के शव देखिए जिन्हें मुनीर की फौज ने मार डाला। देखिए बच्चे मार दिए उसने मुनीर ने। ये मुसलमान नहीं थे, ऐसे तो बहुत मुसलमान करते हो। अपने ही देश में मुसलमानों को बम गिरा के मार दिए, बच्चों को मार दिए, तब शर्म नहीं आई। लेकिन शर्म किसको आएगी भाई, वो तो पाकिस्तान है, बेशर्मी के चरम पर बैठा हुआ। खैर, पाठशाला में अगला चैप्टर। नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी किस 524 साल पुराने शक्तिपीठ पहुंचे? वैष्णो देवी में आज क्या गजब माहौल बना। माता का वो मंदिर जहां मुस्लिम परिवार पुजारी, वो मंदिर जहां पति पत्नी साथ दर्शन नहीं कर सकते, कहानी क्या है? नवरात्र पर मां की भक्ति में डूबे भक्तों के गजब रंग और मां के कमाल का सबसे जोरदार चैप्टर अब खोलते हैं। नवरात्र के पहले दिन से ही गजब माहौल बन गया। देश भर में मां दुर्गा के मंदिरों में माता रानी के जयकारे गूंज रहे। लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुए माता वैष्णो देवी मंदिर में माता का दरबार फिर से सज चुका है। दिल्ली से लेकर वाराणसी, अयोध्या, मुंबई, पूरे देश में मां दुर्गा के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। खुद पीएम मोदी देश की खुशहाली की कामना करने के लिए त्रिपुरा में मां दुर्गा के 524 साल पुराने शक्तिपीठ पहुंचे। आज पाठशाला में नवरात्र पर वो कौन सा शुभ संकेत मिल गया है जिसने देश में खुशहाली का इशारा कर दिया, इसके बारे में भी बताऊंगा। मां दुर्गा के उस मंदिर की भी बात होगी जिसमें कई पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार पुजारी है। ऐसा मंदिर भी दिखाऊंगा जहां पति पत्नी साथ दर्शन नहीं कर सकते मां के। नवरात्र पर माता रानी के भक्तों के लिए बलूचिस्तान से आए न्योते की भी बात होगी। सबसे पहले बात माता वैष्णो देवी मंदिर। नवरात्र पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्त इसे माता रानी का ही आशीर्वाद और कृपा मान रहे हैं कि अगस्त में लैंडस्लाइड के बाद 22 दिनों तक बंद रही यात्रा ठीक नवरात्र से पहले शुरू हो गई। माता रानी के दरबार को फूलों से सजाया गया है और लोगों का उत्साह भी जबरदस्त है। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही देश में बचत उत्सव भी शुरू हो चुका है। ट्रंप के टैरिफ बम को फोड़ने के बाद देश पर जो संकट मंडरा रहा था वो भी टलता दिख रहा है। ऐसे में इन सभी घटनाओं का भी नवरात्र पर माता रानी के वाहन से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है।
दरअसल सनातन में मां दुर्गा का वाहन शेर को माना गया है, लेकिन मान्यता है कि नवरात्र पर हर बार देवी किसी न किसी विशेष वाहन पर सवार होकर आती है, जैसे कभी घोड़े पर, कभी नाव में, कभी पालकी में। देवी मां के वाहन से इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार नवरात्र में माता रानी का हाथी पर सवार होकर आना एक संकेत है। इसे संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषियों का कहना है कि हाथी पर देवी के आगमन से आम जनता को अपने जीवन में राहत मिलेगी। इसके साथ ही फसलों को वर्षा का आशीर्वाद मिलेगा, जल का संतुलन बना रहेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हाथी पर माता रानी का आना यह भी दर्शाता है कि व्यापार में नई संभावनाएं खुलेंगी और बेरोजगारी की स्थिति में भी कुछ राहत मिलेगी। अब इसे संयोग कहिए या माता रानी पर आस्था, नवरात्रों की शुरुआत में देश की जनता को जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए भारी बचत का मौका भी मिला है। मॉनसून में भरपूर बारिश हुई है और तनातनी के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी टॉप लेवल पर बातचीत शुरू हो चुकी है। नवरात्र में शक्ति की प्रतीक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा हुई। देश भर में मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठ, जिनमें नवरात्र पर भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। माता के इन शक्तिपीठों की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में भी जान लीजिए। शिव पुराण के मुताबिक महाराजा प्रजापति दक्ष अपनी बेटी सती के लिए वर खोज रहे थे। माता सती ने पिता की इच्छा के खिलाफ भगवान शिव को पति चुना। इससे प्रजापति दक्ष बहुत क्रोधित हो गए। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। प्रजापति दक्ष ने सारे देवी देवताओं को यज्ञ में बुलाया और जानबूझकर भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव के अपमान से माता सती बहुत दुखी हुई। माता सती ने यज्ञ स्थल पर ही अपने प्राण त्याग दिए। माता सती की मृत्यु से भगवान शिव क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष को दंड दिया। भगवान शिव माता सती की याद में बहुत दुखी थे। भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमते रहे। तब भगवान विष्णु को स्थिति संभालने के लिए आना पड़ा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 108 टुकड़ों में बांट दिया। इनमें से 51 टुकड़े पृथ्वी पर गिरे और बाकी टुकड़े दूसरे लोकों में गिरे। पृथ्वी पर जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वहां पर देवी के मंदिर बनाए गए। इन मंदिरों को ही शक्तिपीठ कहा जाता है। हर शक्तिपीठ देवी के अलग अलग रूप को समर्पित है। ऐसे ही माता के शक्तिपीठों में एक है त्रिपुरा का माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जहां पीएम मोदी ने नवरात्र के पहले दिन विधि विधान से पूजा कर देश की खुशहाली की प्रार्थना की। पीएम मोदी ने त्रिपुर सुंदरी मंदिर में किए गए विकास के कामों का उद्घाटन भी किया। त्रिपुर सुंदरी देवी को ललिता त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, जो आदि शक्ति महाशक्ति का ही एक रूप है। माता त्रिपुर सुंदरी के नाम पर ही राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक त्रिपुर सुंदरी मंदिर में देवी सती के चरण गिरे थे। साल 1501 में महाराजा धन्य माणिक्य ने त्रिपुर सुंदरी मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण करवाया। इस मंदिर में देवी के बालिका स्वरूप और राज राजेश्वरी स्वरूप की पूजा होती है। माता का यह शक्तिपीठ एक ऊंचे टीले पर स्थित है, जो कर्मा यानी कछुए की उभरी हुई पीठ की तरह दिखता है। इसलिए त्रिपुर सुंदरी मंदिर को कुर्भ पीठ भी कहा जाता है। मान्यता है कि नवरात्र में माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन और पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसीलिए शायद पीएम मोदी जब ये बड़ा जीएसटी रिफॉर्म लेकर आए हैं तो माता के चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचे। नवरात्र को लेकर कई सवाल भी मन में आते हैं, जैसे एक ही त्योहार साल में 2 बार क्यों आता है। लेकिन नवरात्र साल में सिर्फ 2 बार नहीं, 4 बार आता है। सनातन में नवरात्र को नए सीजन यानी मौसम की शुरुआत भी माना जाता है। वैसे तो मौसम 6 होते हैं, लेकिन मुख्य 4 माने गए: गर्मी, जाड़ा, शरद यानी पतझड़ और बसंत। ऐसे में पहली होती है चैत्र नवरात्र, जो मार्च या अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। उस वक्त ग्रीष्म यानी गर्मी के मौसम की शुरुआत होती है। दूसरी होती है शारदीय नवरात्र। इसे सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाता है। इस वक्त शीत या सर्दी के मौसम की शुरुआत होती है। इन दोनों नवरात्र को प्रकट नवरात्र भी कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रों में शक्ति यानी मां दुर्गा के 9 रूपों की मंदिरों में और घरों में पूरे विधि विधान से पूजा होती है। लेकिन इसके अलावा सनातन में 2 और नवरात्र भी होते हैं। चैत्र नवरात्र के बाद शरद यानी पतझड़ के मौसम की शुरुआत के वक्त आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्र आती है, जो जून या जुलाई में पड़ती है। इसी तरह शारदीय नवरात्र के बाद वसंत के मौसम की शुरुआत होते वक्त माघ के महीने की गुप्त नवरात्र आती है, जो जनवरी या फरवरी में पड़ती है। इन दोनों नवरात्रों को गुप्त नवरात्र कहा जाता है, क्योंकि इनमें किसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक अपने गुरु की उपस्थिति में साधना करते हैं और इस साधना को गुप्त रखा जाता है। इनमें मां दुर्गा के 10 गुप्त रूपों की साधना की जाती है। ये 10 रूप 10 महाविद्या के नाम से जाने जाते हैं।